प्यारे दोस्तों, प्रिय मित्रों, पिछले वीडियो में हमने इस बात की चर्चा की थी कि विश्व में जो लोग, क्षमा चाहता हूं, भारत में कम से कम किस प्रकार से कोरोना में जो समाज बटा है, चाहे उसमें चिकित्सकीय समाज मान लीजिए या आम भारतीय, बट गया है। तो पिछले सत्र में हमने बात की थी उन लोगों के बारे में जो कहते हैं ये बीमारी ही नहीं है, मतलब कोरोना या कोविड अपने आप में कोई बीमारी है ही नहीं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका कहना है कि बीमारी तो है पर उतनी गंभीर नहीं है जिस प्रकार से इसको बना दिया जाता है। अब इनके भी कुछ लोगों ने बात की पक्ष में और कुछ लोगों ने बात की विपक्ष में। तो आइए जरा कुछ बातें, जो लोग इस बात को मानते हैं वह पक्ष में क्या कहते हैं और उनके विरोधी क्या प्रश्न पूछते हैं और उसका किस प्रकार से उत्तर दिया जाता है। आइए, पक्ष में लोग क्या कहते हैं कोरोना के, जो कहते हैं कि बीमारी है पर गंभीर नहीं है। उनका कहना है कि 98% लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं और बाद में तो यह भी समाचारों में आ गया था कि 80 से 85, 80 to 85% जो भी हमारे मरीज होंगे कोविड-19 के, वो एसिम्प्टोमेटिक होंगे। उनको पता भी नहीं पड़ेगा कि कब वो बीमार हुए, कब वो ठीक हुए। तो इसका मतलब आप बात कर रहे हो बाकी के 15% लोगों में जिनको बीमारी हो रही है, उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही है या उन्हें पता लग गया वो बीमार हैं कोरोना से, तो उसमें से भी उनका कहना है कि 98% तो उसमें से भी ठीक हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी मॉर्टेलिटी या कोई भयावह स्थिति वो आधे प्रतिशत से भी कम है। और एक समय पर तो इसकी जो जानकारी दी गई थी वो दी गई थी लाल किले से, जब दी गई थी कि 10 लाख में से 83 लोगों की मृत्यु हो रही है। अब आप समझिए कि 10 लाख में से 83 मृत्यु क्या होती हैं। तो उस तरीके से इतना बताया गया है। तो जो लोग इस बात को मानते हैं वो कहते हैं 98% लोग अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। दूसरी तरीके से वो बताते हैं कि इस बीमारी से एक वर्ष में लगभग 1.4 लाख या 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि सामान्य आंकड़े में हमारे देश में एक वर्ष में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु होती है। अब ये 1 करोड़ की फिगर कहां से आई है मैं आपको यह भी बता देता हूं। देखिए, एक होता है डेथ रेट, और ये डेथ रेट नापा जाता है कि प्रति 1000 व्यक्ति कितने व्यक्ति एक वर्ष में मरेंगे। सामान्य रूप से प्रति 1000 व्यक्ति कितने लोग मरेंगे। तो इसका आंकड़ा, प्रति 1000 का आंकड़ा 7.1 से लेकर 7.3 तक आंका गया हर जगह। अब 7.1 या 7.3 प्रति 1000 प्रति वर्ष, तो प्रति 1000 प्रति वर्ष से अगर आप चलते हो, सबसे अधिक आंकड़ा आप 7.3 या 7.4 भी ले लेते हो तो भी हमारा आंकड़ा एक वर्ष में 1 करोड़ का आता है। और ये सामान्य मृत्यु दर पूरे विश्व की है। ये कोई बात नहीं है कि भारत की इतनी है, हर राष्ट्र की, मतलब ये मनुष्य जाति की मृत्यु दर आप कह सकते हैं, वो बताई जा रही है कि 1000 व्यक्तियों में 7.3 या 7.4 हजार में, तो ये 0.724 मतलब लगभग इतना परसेंटेज है, और वो एक साल में है। तो उसी की गिनती करके यदि आप निकालते हैं तो पता लगता है कि 1 करोड़ व्यक्ति हमारे देश में सामान्य मृत्यु से मर जाते हैं, जिसमें से अभी 50-60% तो कोई हार्ट के मरीज हैं, कोई कैंसर के मरीज है, अलग अलग प्रकार के, कुछ अपनी नॉर्मल मृत्यु से मरते हैं। इन सब को जोड़ करके आपके पास 1 करोड़ आ रहा है।
और तथाकथित कोविड से जो मृत्यु हुई है सरकारी आंकड़ों में वो 1.4 लाख हुई है। तो इस बेसिस के ऊपर या इस आधार पर वो लोग कहते हैं कि कोरोना बीमारी तो है परंतु इतनी गंभीर नहीं है। अब आगे चलते हैं। उनका अपना ये कहना है कि क्यों ऐसा नजर आता है, तो वो कहते हैं कि मीडिया में दिखाया जा रहा है और आप डरते हैं। एक तरीके से वो ये कहना चाहते हैं मीडिया पूर्णतः सत्य नहीं बता रहा, तो कम से कम चलिए कोरोना को छोड़ दिया जाए तो आपकी हमारी जानकारी में यह बात तो आज सत्य ही है कि मीडिया जो भी विशेष तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या विशेष तौर पे आप समझिए अखबार का मीडिया है, ये सच दिखा नहीं सकता। इसमें पत्रकारिता लगभग लुप्त सी हो गई है। उसका कारण बड़ा सीधा है कि करोड़ों रुपए लगा करके, अगर मैं बात करूं मीडिया चैनल की, तो करोड़ों रुपए लगा करके एक टीवी का मीडिया चैनल खड़ा होता है और उस मीडिया चैनल में कितनी सरकारी एजेंसियों से उसको मिलना पड़ता है, फिर उसके समाचार तैयार करने, फिर उसको चलाने का ऑपरेटिव एक्सपेंसिव भी करोड़ों में है। तो अब अच्छा मिलता इनको कहां से? पैसा इनको मिलता सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से है। तो एडवर्टाइजमेंट देने वाले लोग दो प्रकार के हैं। एक तो वो देखते हैं कि जनता क्या, हमारे जो उत्पाद है उसका जनता पर प्रभाव पड़े, लेकिन दूसरी तरफ से ये सब एक पार्टी दूसरी पार्टी इस तरह मिली रहती है इनमें सभी दल, तो वो पूरे सच को आने ही नहीं देती है। ये बात आप समझिए, ये तो मीडिया के अंदर की आम बात हो चुकी है। तो उनका भी यही कहना है कि मीडिया दिखा रहा है, उसको देख देख के आप डर रही हैं, क्योंकि मीडिया में जो ये बातें होती हैं या जो ये बहस होती हैं, आप देखिए आपके प्रश्न इसमें नहीं है। अगर आपके मन में एक प्रश्न है कि जी कोरोना से कितनी मृत्यु हो रही है, यो आरटी-पीसीआर टेस्ट की सच्चाई कितनी है, इसका कोई उत्तर देने के लिए वहां विशेषज्ञ नहीं बैठा हुआ। ये राजनीतिक दल के 2-4 लोग बैठे हैं, कुछ सरकारी दफ्तर होंगे, सरकारी चिकित्सक होंगे, और ये भी है कि चिकित्सक जो बैठते हैं वो सरकारी चिकित्सक हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सक हैं, उनको कहना वही है जो सरकार चाहेगी। इसके अतिरिक्त तीसरी बात आपको पता होना चाहिए, जब से ये कोविड की बीमारी आई है तथाकथित रूप से महामारी, तब से ही हमारा देश एक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति पे चल रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट उस पर लग चुका है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ये तय है कि जो इस डिजास्टर के बारे में सरकार कहेगी आपने वही छापना है या वही दिखाना है, आप और कुछ नहीं बता सकते। ये इस समय हेल्थ इमरजेंसी के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कारण आप कर रहे हैं। तो इस वजह से मीडिया वही दिखाएगा जो सरकार आपको दिखाना चाहती है। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि आप टीवी को मत देखिए, आपको सब ठीक लगेगा। जब आप टीवी देखने लगेंगे, अब आप देखिए ना आजकल ओमिक्रॉन चल रहा है, तो आप देखिए टॉप की 100 खबरों में कभी 15, कभी 20, कभी 25 समाचार आएंगे 100 में, मतलब 15 से 20% समाचार आपके भरे हुए हैं टॉप 100 में वो ओमिक्रॉन के बारे में। उसमें एक भी व्यक्ति ये नहीं बता रहा है कि ओमिक्रॉन, मतलब कहीं पर भी यह चर्चा नहीं आ रही है कि ओमिक्रॉन के इतने केस हो गए हैं, इतने ठीक हुए जा रहे हैं, इसके विषय में खतरा नहीं है, ऐसा बहुत से लोग कह रहे हैं। साउथ अफ्रीका के डॉक्टर जिन्होंने इलाज किया उन्होंने भी कह दिया इसमें खतरा नहीं है। ये शब्द कहीं नहीं आ रहे हैं। हमेशा शब्द ये आएंगे फला फला चिकित्सा अधिकारी ने, फला फला देश में WHO ने कह दिया कि ओमिक्रॉन से बड़ा खतरा है। पर खतरा किस चीज का है? एक भी कैजुअलिटी आज तक नहीं हुई है, जो लोग ठीक ठाक हो रहे हैं, परंतु खतरा है। अब ये खतरा है, क्या खतरा है वो नहीं बताते, वो टीवी में ही आपके पास आता है। तो ये उनका कहना है। दूसरा सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न वो लगाते हैं कि चुनावों में क्यों नहीं होता कोरोना। अभी आपकी जानकारी के लिए जिन जिन प्रदेशों में पिछले दिनों चुनाव हुए हैं, पिछले 3-4 महीने में बंगाल, पश्चिम बंगाल में हुआ है, अब उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, पंजाब में होने वाले हैं, इन चुनावों की आज भी रैलियां चल रही हैं। और आप देखिए इन रैलियों में कोई किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, कोई सामाजिक दूरी नहीं है। इतना फर्क होता तो फिर ये सब क्यों चल रहा है? आपको आज एक ट्रेन में जाना है, एक जहाज में जाना है, तो आपके ऊपर ये बंदिश है कि आपके पास कोरोना की टीकाकरण की आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन आप रैली में जाइए, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, उसमें कोई आवश्यकता नहीं किसी बात की।
तो वो कहते हैं कि चुनाव में नहीं हो रहा। इससे ये स्पष्ट लग रहा है कि ये सरकार क्योंकि दिखा रही है इसलिए आप डर रहे हैं। अब इसी के साथ जो लोग कहते हैं गंभीर नहीं है, अब जो इस बात को नहीं मानते वो कहते हैं अस्पताल में बिस्तर क्यों नहीं थे। हमने देखा था कि 20-22 अप्रैल से लेकर के और 25 जून तक के बीच में अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी थी। ये सब कैसे हुआ? तो हालांकि इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो डाला था कि कहीं ये गलतियां, दूसरी लहर में क्या क्या गलतियां थी। हम लोगों ने, अस्पतालों ने, WHO के कहने के बावजूद अस्पतालों ने जिन दवाइयों को कहा, जिनका नाम रेमडेसिविर था या आइवरमेक्टिन था या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन था, ये सारी की सारी दवाइयां जो इसके लिए ठीक नहीं बताई गई वो सबको दी गई। हाँ, मेरी ही जानकारी में बहुत से लोग हैं जी मैं तो आइवरमेक्टिन से ठीक हुआ। आप आइवरमेक्टिन से ठीक हुए कि नहीं हुए इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? अब तो आप ठीक हो गए ना, आपके शरीर में आइवरमेक्टिन चलेगी। या तो दो व्यक्तियों में इस प्रकार से वो फैसला किया जाए कि एक ने आइवरमेक्टिन लिया और एक ने नहीं ली, नहीं लेने वाले की बीमारी हालत खराब होगी और लेने वाला ठीक हो गया। या तो अब ये बताइए, तब तो इस बात का कोई प्रमाण मिल सकता है, लेकिन अदरवाइज इसका कोई प्रमाण नहीं है। दवाई की कमी कैसे हुई? दवाई की कमी, फिर उनका प्रश्न भी इसी पर है, दवाई की कमी कैसे? दवाइयां आपने वो बताई हैं जो दवाइयां यूज ही नहीं होती हैं। अब उसके साथ हुआ क्या, ये जो बीमारी फैली बड़े अस्पतालों में ज्यादा है, क्योंकि जो लोगों ने बड़े अस्पतालों पर यकीन किया या WHO की बातों को यकीन किया या सरकारी टीवी को देखते रहे, आपने देखा होगा टीवियों में जिक्र आता रहा था कि रेमडेसिविर लेनी है, आइवरमेक्टिन को अलाउ किया, नहीं अलाउ किया, इसको बंद कर दिया। ये सब समाचार पत्रों में आप पढ़ रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये आइवरमेक्टिन हुआ या रेमडेसिविर हुआ, ये सॉल्ट्स नहीं है, ये कंपनियों के बनाए हुए ट्रेड नेम है। और भारत के अतिरिक्त पूरे विश्व में दवाइयों के ट्रेड नेम नहीं बाहर होते हैं। जिनको आप जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं वो सॉल्ट के नाम से बिकती है। तो रेमडेसिविर वाले ने 5400 रुपए का इंजेक्शन बेचा, कोई 5,500 का बेचा, लोगों ने 10,000 लिया। अब उसमें क्या था, जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने लेकर रख लिया। और यही स्थिति अस्पतालों की हुई। लोगों ने अस्पतालों में बांट के रख दिया। बड़े बड़े अस्पतालों के विषय में ऐसी जानकारी है, वो बेड को ऑक्यूपाई करके दिखा रहे हैं कि यहां पर हमारे पास 100 बंदे हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर हैं। इसमें भी एक तकलीफ ये रही कि सरकार ने जो कोविड के हॉस्पिटल बना दिए, उनके दूसरा आदमी हॉस्पिटल का ट्रीट ही नहीं कर सकता, कोई ट्रीट ही नहीं कर सकता। तो इस चक्कर में वो बातें बढ़ गई। अब जो लोग कहते हैं ये इतना गंभीर नहीं है, उनका कहना है कि हर साल मौसमी बुखार होता है, आपके घर पे होता है, हमारे घर पे बच्चों को होता है। इसमें कौन सी एक नॉर्मल दवाई आपने बुखार की ले ली, 2 दिन आराम कर लिया, आप ठीक हो जाती हैं। यहां पर भी लोगों ने अपने घर में अपने आप को ठीक कर लिया। अब चिकित्सक की आवश्यकता कहां? आदमी वायरल फीवर में कौन सा चिकित्सक के पास जाता है? वही होंगे 2-4-5% जो लोग इस बारे में ढक्के जाते होंगे या जिनके डॉक्टर उनको जानते होंगे वो जाते होंगे। पर नॉर्मली आदमी छोटी मोटी बीमारी में उनको लगता है शरीर में कुछ व्याधि आई है, कुछ समय के बाद शरीर के संजीवनी शक्ति उसे दबा देगी और अपना काम हो जाएगा। तो ये रहे उन लोगों के आरोप प्रत्यारोप जो ये कहते हैं कि बीमारी तो है पर इतनी गंभीर नहीं है, इसके लिए क्यों हमें इतना कुछ बना दिया गया। और इसकी अगली बार हम बात करेंगे उन लोगों की जो ये कहते हैं कि बीमारी है तो बहुत भयावह है, उसका भी उन्होंने कारण बता दिया। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इससे मिलती जुलती अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।